अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमाद। वेलकम टू द फिज़िक्स हब। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम आज बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 8 की मैथमेटिक्स के हम लेक्चर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 से आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, जो आज हमने स्टार्ट करना है, अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये हमारी मैथमेटिक्स क्लास 8 की बुक है, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स। इसका अपडेटेड एडिशन है, जिसके आज हम एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करेंगे। एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, जब आप ये आज का लेक्चर सुन चुके होंगे, इसके बाद आप क्या सीख चुके होंगे? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूजिंग टेबल, इक्वेशंस एंड ग्राफ। तो बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन भी इसको कहते हैं। इसके बारे में आज हमने ये सीखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं। ये हमारे पास बेटा आज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू 4.5 व्हेन y इज इक्वल टू 3। ये हमने इसमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ये मैंने आपके पास क्वेश्चन लिख कर दिखाए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और ये लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5, जिसके 2 पार्ट्स हैं A B, आपके पास शो हो रहे हैं। तो पहले हम ये सीखते हैं कि बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं या डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन को पहले स्टडी करते हैं। देखिए बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और डायरेक्ट वेरिएशन इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन सच अ वे दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज देन अदर विल आल्सो इंक्रीज। ऐसा रिलेशन, दो क्वांटिटीज के दरमियान ऐसा रिलेशन, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही हो विद द सेम प्रोपोर्शन, उसी हिसाब से, उसी रेशो से सेकंड क्वांटिटी भी बढ़े। यानी इसकी बहुत आसान एग्जांपल मैं अगर आपको समझाऊं, अगर यू वांट टू बाय द 5x फ्रॉम द शॉप, अगर आपने 5x खरीदने एक शॉप से, द शॉपकीपर सेज द 5x, द कॉस्ट ऑफ द 5 एग इज़ 100 रुपीज़। अगर 5 एग आपको 100 रुपीज़ के मिल रहे हैं और आपको अगर 10 एग्स लेने हैं तो उसकी कितनी कीमत होगी? 200 रुपीज़। मतलब अगर आपने एग्स की क्वांटिटी बढ़ाई है, उनकी तादाद बढ़ाई है, नंबर ऑफ एग्स इंक्रीज़ किए हैं, तो उसकी अमाउंट भी क्या हो गई है? उसी रेशो के साथ इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह के प्रोपोर्शन या इस तरह की वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद आगे हम कुछ और क्वेश्चंस, इसके एक और डेफिनेशन है उसको भी देखते हैं, फिर मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें बेटा, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन और भी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और द डायरेक्ट वेरिएशन इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज वेयर द रेशियो ऑफ दीज क्वांटिटीज इज इक्वल टू द कांस्टेंट वैल्यू। कहता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन उस रिलेशन को कहते हैं जिसके अंदर दो क्वांटिटीज की अगर रेशो ली जाए, वो किसके इक्वल आती है? एक कांस्टेंट के। और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं बेटा ज़्यादातर यहाँ पर के, ये जो हमने लिखा हुआ है के, इसे हम कहते हैं बेटा रेट, या फिर यही कांस्टेंट है हमारे पास। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा था एग्स की, तो एग्स का रेट क्या है कि एक एग कितने रुपीज़ का था? 20 रुपीज़ का। तो ये उसका रेट है, ये सेम रहेगा। अगर आप 5 एग बाय करें या आप 10 एग बाय करें या फिर आप 2 अंडे खरीदें या आप जितने भी एग्स बाय करते हैं, जो उसका रेट होगा वो क्या रहेगा? हमारे पास सेम रहेगा। तो उसी को हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। जैसे लेट्स सपोज अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैं उसकी एक एग्जांपल यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कि आपके पास जो कॉस्ट थी एग की वो 100 रुपीज़ थी। हमने अभी डिस्कस किया था कि आपको जो 5 एग मिलते हैं वो 100 रुपीज़ के हैं। मैं उसे कह देता हूँ कि वो वाई थी आपके पास, ठीक है। और आपके पास जो एग थे कितने थे? उनकी तादाद 5। तो अगर आप 100 को 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है? 20। तो इसका मतलब ये जो 20 आया है
ये आपके पास क्या है, रेट। इसी तरह देखिए मैंने कहा था कि अगर अगर आप 10 एग खरीदते हैं तो उसका रेट था हमारे पास कितना, 200। तो मैं उस y की वैल्यू लिख देता हूँ, आपके पास कितनी है बेटा, 200। तो अगर मैं उस 200 को डिवाइड करूँ, अब नंबर ऑफ एग्स कितने हो गए हैं, कितने की वैल्यू है 200, 10 की। तो मैं अब उसको किस पे डिवाइड करूंगा, 10 पे। तो देखिए अगर मैं इसको 10 पर डिवाइड करूं तो भी मेरे पास आंसर क्या आता है, 200। इट मीन्स कि मेरे पास के की वैल्यू जो मैं निकाल रहा हूं वाई और एक्स को डिवाइड करके, वो क्या आ रही है, सेम। इधर भी 20 आ रही है और इधर भी कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो इसका मतलब ये के सेम रहता है। यही चीज़ वो डेफिनेशन में बता रहे हैं कि ये जो क्वांटिटीज़ की रेशियो होती है ये इक्वल होती है कांस्टेंट वैल्यू के। मतलब इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो हम उस वैल्यू को क्या नाम देते हैं बेटा, के का। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप 10/5 का आंसर भी 20 है और 200/10 का आंसर भी क्या है, 20। तो इन दोनों रेशियोज को इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों रेशियो जो है आंसर कितना दे रही हैं, 20। तो अगर हम इन दोनों रेशियोज की बात करें, मैं अगर बात करूं कि जो मैंने एग खरीदे थे, जो जिनकी अमाउंट थी 100 रुपीज़, उसको मैं कहता हूँ y1 थी। और अगर नंबर ऑफ एग्स 5 को मैं x1 कह दूं, इसी तरह से मैं अगर 10 एग्स के लिए लिखना चाहूँ वो y2 और वो x2 आ जाएगा, तो वो भी किसकी इक्वल आएगा, के। तो अगर दोनों की लेफ्ट साइड सेम होगी तो राइट भी सेम होगी। तो वहाँ से हमें एक रिलेशन ये भी मिलता है, ये वाला जो रिलेशन है बेटा, हमें इसकी एक इक्वेशन ये भी मिलती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर जो दो क्वांटिटीज होती हैं उनकी रेशियो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसीलिए उनकी रेशियोज को हमने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारी एक इक्वेशन बन गई डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए, कि y1/x1 इज इक्वल टू y2/x2। अब ये y1 और x1 है क्या, तो ये क्वांटिटीज हैं। जैसे जैसे हमारे पास कोई बदलेंगे, सपोज हमारे पास P और Q क्वांटिटीज होती, तो यही हमारे पास ऐसे बन जाता, P1/Q1 इज इक्वल टू P2/Q2। इसी तरह से अगर ये हमारे पास X और Z होती तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते थे, Z1/X1 इज इक्वल टू Z2/X2। या फिर अगर हम इनको चाहें तो हम इनको उलट करके भी लिख सकते हैं। मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है y1/x1 इज इक्वल टू y2/x2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। मीन्स कि अगर एक तरफ y क्वांटिटी ऊपर है तो दूसरी तरफ भी y ऊपर रहनी चाहिए। क्लियर है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, वैसे उसको अगर हम सिंपली लिखें तो ऐसे लिखते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल होता है वो बेटा ये हमारे पास बना हुआ है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्ट के लिए हम इसको यूं यूज करते हैं, तो हमारे पास ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, उसी को हम y इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं बेटा, kx कह सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन बेटा उसको कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, या फिर वाइस वर्सा, एक क्वांटिटी कम हो तो उसके साथ दूसरी भी कम हो। क्लियर है। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। चलें चलते हैं बेटा इसमें आगे कुछ एग्जांपल्स इसकी डिस्कस करते हैं। जैसे देखें, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। अब देखें, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हीट बढ़ती है। ठीक है, जैसे सपोज आपने ना एक चूल्हे के ऊपर किसी एक कैटल को रखा है, आप उसके नीचे टेम्परेचर बढ़ाते रहें। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो हीट ज़्यादा, अगर आपके पास जो कैटल उसके ऊपर रखा है उसमें पानी है तो पानी में ज़्यादा हीट जमा होगी। तो इसका मतलब हमारे पास एक बात यहाँ से हमें पता चल गई कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के। तो अगर मैं इसको, अगर मैं सपोज कह देता हूँ, यहीं से आपको समझाने के लिए एक बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ टेम्परेचर T है, ठीक है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हीट को मैं सपोज करो H से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। तो ये हमारे पास देखें उसकी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। आपके पास अगर ज़्यादा एनर्जी है तो आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, आपके पास एनर्जी कम है तो आप कम काम कर सकते हैं। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसी तरह स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। देखिए, अगर आपको कहीं पर जल्दी पहुंचना है तो आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड और डिस्टेंस इनका आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्लियर है। और इसके बाद आगे लास्ट एग्जाम्पल इसमें डिस्कस करते हैं। मार्क्स स्कोर्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेस्ट परफॉर्मेंस। अगर आपने अपना टेस्ट अच्छा परफॉर्म किया है तो आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे। ठीक है। अगर एक बच्चे ने अच्छा टेस्ट परफॉर्म नहीं किया तो उसके मार्क्स कम होंगे। तो मतलब जैसी टेस्ट की परफॉर्मेंस होगी वैसे ही उसके मार्क्स उसको मिलेंगे। ठीक है। तो ये आई होप कि आपको कुछ एग्जांपल से यहाँ से समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट वेरिएशन हम किसे कहते हैं। चलें बेटा चलते हैं आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो था, जो हमारे पास पीछे स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई थी, वहां पर स्टेटमेंट के मुताबिक उसने हमें कहा था कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ले जी हमारे पास यहाँ पर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करें तो इसको हम इक्वल में और उसके साथ हमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके इक्वल और के लगाते हैं। के यहाँ पर क्या होता है, रेट, या फिर हम जिसके कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास बेटा के वाई आ गया। हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4.5 एंड y इज इक्वल टू 3। अब हमें ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है, तो हम x की जगह पर 4.5 पुट करेंगे, y की जगह पर 3 पुट करेंगे इन द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ले जी हमने x की जगह पर 4.5 पुट कर दिया, y की जगह पर हमने 3 पुट कर दिया। अब ये 3 इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4.5 पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5। तो k इज इक्वल आ गया। अब ये k की वैल्यू बेटा आपने पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर 1 में, इस जगह पर k की जगह पर। यानी हम इक्वेशन बना रहे हैं, सबसे पहले रेट निकाल के हम देख रहे हैं कि रेट है क्या, इन क्वांटिटीज के दरमियान क्या रेट है। तो k की वैल्यू 1.5 बेटा हमने इसमें पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1.5y। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो जो उसने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहले कहा था कि फाइंड द कनेक्टिंग इक्वेशन, या फिर वो कहे कि रिलेशन निकाल कर दें x और y के दरमियान, या कनेक्टिंग इक्वेशन कहे, तो ये हमने बेटा उसकी कनेक्टिंग इक्वेशन निकाल ली। सेकंड पार्ट के अंदर कहता है द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6, कि आप x की वैल्यू निकाल कर दें जब y इज इक्वल टू 6 होगा। तो बेटा जब हम ये वाली इक्वेशन बना लिया करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, याद रखें कि जब ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी जिसको हम कनेक्टिंग इक्वेशन कहते हैं, तो या फिर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो हमें रिलेशन बता रही होती है इक्वेशन, जब हम ये बना लिया करेंगे तो हम हमेशा किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए इसी को यूज़ करेंगे। तो देखिए जब अब हमें अगर x की वैल्यू कहता है तो जो y की गिवन होगी वो हम यहाँ पर y की जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपली। तो आगे हमें अब कह रहा है, देखिए कहता है कि जी द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6। तो आप x की वैल्यू फाइंड करें जब y की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 6 होगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, y की जगह पर 6 पुट कर देते हैं उसी इक्वेशन में। वो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, मैं यहाँ पर लिखकर दोबारा बता देता हूँ। वो हमारे पास इक्वेशन थी बेटा x इज इक्वल टू 1.5 इंटू वाई। तो हमने 1.5 वैसे ही लिखा रहा, 1.5 वैसे ही लिखा रहा, y की जगह पर क्या लिख दिया बेटा, 6 लिख दिया। ये आपके पास यहाँ पर y था, तो y की जगह पर हमने क्या लिख दिया बेटा, 6 लिख दिया। y की जगह पर 6 आ गया तो 6 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 9 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट है, वो कहता है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू। अब आप इसी इक्वेशन में यहाँ पर x की जगह पर 12 पुट करें। तो लें जी हमने x की जगह पर 12 पुट किया, आगे हमारे पास आ गया 1.5y वैसे ही। अब आप देखें आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आप y को इधर ही रहने दें, 1.5 उधर जाकर 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 12 डिवाइडेड बाय 1.5 हो गया, और 12 को अगर आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करके देखेंगे तो ये आपके पास आ गया 8। तो इस तरह बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई आपको मसला होता है तो आप मुझसे टेक्स्ट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। चलें चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब उसने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वांटिटीज़ के नाम बदले हैं। एक को Q नाम दिया है, एक को P दिया है। जैसे पहले Y और X थे, इसी तरह अब हमारे पास Q और P हैं। सेम उसी तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जस्ट आपके पास नेम चेंज है। आप ये देखें कि हम क्या कहेंगे, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो आप अगर इसको लिखेंगे तो आप जिस तरह मैंने पहले लिखा है, अगर अब मैं उस तरह से दोबारा लिख के दिखाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, Q इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। जब मैं इसको बेटा खत्म करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू KP। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो K क्या है यहाँ पर बेटा, कांस्टेंट है। अब उसने वैल्यूज दी हुई है, P इज इक्वल टू 4 पुट करें, Q इज इक्वल टू 28। तो इसी इक्वेशन में P की जगह पर आप 4 लिख दें, ये P की जगह पर हमने 4 लिख दिया और Q की जगह पर 28 लिख दें। तो ये 4 इधर जाकर बेटा 28 पर डिवाइड होगा, तो हम इसको लिख देंगे बेटा 28/4। तो 28/4 हमारे पास क्या होगा, जब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर देगा बेटा, 7। तो हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया 7। अब जब ये 7 आंसर आ गया है तो अब हमने अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है जो पिछले क्वेश्चन में बनाई थी। वो हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू, ये K की वैल्यू इसमें पुट करें इस इक्वेशन में, यहाँ पर K की जगह पर, तो K की जगह पर 7 यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 7P। अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई है बेटा। अब हमने जहाँ पर भी यूज़ करना होगा हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। मैं सपोज इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, तो मैं आगे जहाँ पर भी पुट करूँगा इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूँगा। अब देखें जैसे P की वैल्यू हम पुट करेंगे, P इज इक्वल टू 5, तो हमें Q निकालना है, तो यहाँ पर P की जगह 5 पुट कर दें। 5 पुट करेंगे, 7 5 आर 35, वेरी इजी। इसी तरह से हमें अब Q की वैल्यू 42 गिवन है और हमने P निकालना है, तो हम इसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में Q की जगह पर 42 पुट करेंगे और 7 मल्टीप्लाई P वैसे ही लिखा रहेगा। ये 7 इधर जाकर 42 पर डिवाइड करेंगे तो 42 डिवाइडेड बाय 7 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो हमारे पास ये P की वैल्यू आ गई 6। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। चलें चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा। इस क्वेश्चन को जैसे वन और 2 की है वैसे भी कर सकते हैं, और ज़्यादा इजी है कि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने पीछे आपको फर्स्ट पेज के ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन में निकाल कर दिखाया था कि जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी रेशोज इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर x और z क्वांटिटी है, तो x2 ओवर z2 इज इक्वल टू x1 ओवर z1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर ये दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो स्टेटमेंट में देखें, इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब देखें z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, z इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 18। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि z1 जो है हमारे पास 12 है, x1 हमारे पास 3 है, z2 हमारे पास 18 है, x2 को हमने फाइंड आउट करना है। तो हम अपनी इक्वेशन को लिखते हैं। बेटा मोस्ट इजी वे ये होता है कि जब हम इस इक्वेशन को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे लिख सकते हैं, मतलब कि जो क्वांटिटीज़ हैं हम अपनी मर्जी से चाहे z को ऊपर लिखें या x को ऊपर लिखें, तो आप कोशिश किया करें कि आप लेफ्ट हैंड के ऊपर अननोन क्वांटिटी को ऊपर लिखें। जैसे यहाँ पर x2 अननोन है तो आप x2 को ऊपर लिखें। अगर आप एक तरफ x2 को ऊपर लिखते हैं तो उसके नीचे z2 आ जाएगा। इसी तरह फिर आप दूसरी साइड पर भी x वाली वैल्यू को ऊपर लिखें, तो हमारे पास वो फार्मूला बन गया x2 ओवर z2 इज इक्वल टू x1 ओवर z1। तो अब देखें x2 तो अननोन है, उसको हमने सिंपली x लिख दिया। z2 की वैल्यू हमने अभी लेट की थी 18, उसकी जगह 18 लिखा, x1 की जगह हमने 3 लिखा और x2 की जगह हमने क्या लिखा बेटा, 12। z1 की जगह सॉरी हमने 12 लिखा। तो अब ये 18 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको आप इक्वल के उस तरफ ले जाएं। इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसके बाद बेटा आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें। ये देखें 6 के टेबल पे पहले तो ये 3 के टेबल पर कट रहा है, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। उसके बाद ये आपके पास 2 के टेबल पर कट रहा है, 2 1 जार 2, 2 जार 4 और ये 2 9 जार 18। तो आपके पास आ गया 9/2। तो 9/2 को अगर आप लिखें तो कैलकुलेटर पर चेक करें, पॉइंट में ये 4.5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब चले देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में, अभी हम उसको दोबारा देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास g और x था, इस क्वेश्चन के अंदर सेम उसी तरह b और a है, किसी भी चीज़ का फर्क नहीं है, सिर्फ b और a है। तो देखें अब B2 अननोन है, तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो फार्मूला बनाएंगे हम वो ऐसे बनाएंगे कि B2 को ऊपर लिखेंगे, B2 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर A1। तो इनको हम लेट कर लेते हैं कि B1 हमारे पास 3 है, A1 18 है, A2 24 है और B2 क्वेश्चन मार्क है।
तो बेटा हम इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। B2 अननोन है, इसको हम ऊपर लिखा रहने देते हैं। A2 की जगह पर 24 लिखें, फार्मूले में B1 की जगह 3 लिखें, A1 की जगह पर आप 18 लिखें। तो ये 24 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें। अब देखें ये हमारे पास कटता है, तो मैं इसको ज़रा काट लेता हूँ। ये पहले तो हमारे पास बेटा कटता है, हमारे पास ये 6 के टेबल पर कटता है, तो 6 3 जार 24 और 6 4 जार 24 और 6 3 जार 18। तो ये देखें 3 1 जार 3 और ये ऊपर वाले 3 से कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, सिंपली 4, तो वो ये 4 आंसर आ गया। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। बेटा इस क्वेश्चन को आप जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया उस तरह भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि पहले आप B1 और A1 की वैल्यू ये जो दी हुई हैं इनको पुट करके K की वैल्यू निकाल लें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया। K की वैल्यू निकालने के बाद वो जो हम जिसको कनेक्टिंग इक्वेशन कह रहे थे, रेट निकालने के बाद आप वो कनेक्टिंग इक्वेशन बना लें। वो इक्वेशन बनाने के बाद आप A की जगह पर 24 पुट करें, तो उस तरह से भी B की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलें बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, आपके पास ये सेम वही क्वेश्चन है। अब आपको उसने जस्ट एक टेबल दे दिया है, तो आपने टेबल में क्या करना है बेटा, आपने टेबल में ये दो वैल्यूज यूज करनी है। इन दो वैल्यूज को यूज करना है जो वैल्यूज दोनों गिवन है। पहले तो उसने कहा है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो आप यहां पर लिख लें बेटा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो उसको हम यूं लिख सकते हैं कि y जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है जी। अब आप इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो ये हमारे पास बन गया y इज इक्वल टू kx, ये रिलेशन बन गया। अब आप इसके बाद ये दोनों वैल्यूज पुट करें, x की जगह पर 24 पुट करें, y की जगह पर 6 पुट करें, तो आपके पास ये रिलेशन बन गया। देखें इसी रिलेशन में y की जगह पर 6 और x की जगह पर 24। तो देखें बेटा इसकी जगह पर ये वैल्यूज पुट करें आप, तो ये आ गया आपके पास। अब ये k की वैल्यू आपने निकालनी है, तो यहाँ से आपके पास k जो है बेटा ये इक्वल आ जाएगा, k इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 24, क्योंकि 24 जो है 6 k के साथ है, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप इसको बेटा कट कर लें 6 के टेबल पर, तो ये हमारे पास 6 4 जार 24 होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/4। इट मीन्स कि k की वैल्यू क्या बनी 1/4। तो अब आप इस 1/4 को बेटा इस इक्वेशन में पुट करें। ठीक है, तो अब आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं k की जगह पर 1/4, तो आपका ये इक्वेशन बन गई, जिसको हम बार बार क्या नाम ले रहे हैं, कनेक्टिंग इक्वेशन बेटा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 कह लें आपके पास बन गई, जिसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग इक्वेशन। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बारी बारी ये सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकालें। जैसे देखें y की वैल्यू 9 पुट करें, y की जगह पर हम 9 पुट करते हैं, ये y की जगह पर बेटा हमने उसी इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर 9 पुट किया, 9 इज इक्वल टू 1/4x। तो ये 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ गया। इसी तरह बेटा अब आप क्या करें, y की वैल्यू 11 पुट करें ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 9 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 36, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा। तो ये हमने टेबल फिल करना था, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 36। इसी तरह अब मैं 11 पुट करूंगा, तो 11 उधर जाकर 4 के साथ, 4 उधर जाकर 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बन गया 44। तो इसका मतलब मैंने y को 11 पुट किया तो हमारे पास तब आंसर आ गया 44। तो यहां पर मैं 44 लिख देता हूं। इसी तरह अब आप x की वैल्यूज लिखें। देखें अब आप x इज इक्वल टू 4 को लिखें। जब हम x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे इसी इक्वेशन नंबर 1 में, तो x की जगह पर 4 लिखेंगे, तो ये 4 से क्या हो गया, कट हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर बचा 1। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। इसी तरह x की जगह पर बेटा जब हम 20 पुट करेंगे, तो अब आप इसी इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 20 पुट करें, तो फिर आप इसको कट कर लें, 4 1 जार 4 और 4 5 जार 20, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया बेटा 5। तो अब आप इस टेबल को यहाँ पर फिल कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ गया बेटा 5। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। चले बेटा इसके बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट भी सेम उसी तरह का है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। अब ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास बन जाएगी y इज इक्वल टू kx।
ये आपके पास इक्वेशन बन गई बेटा, y इज इक्वल टू के एक्स। अब आप ये x की जगह पर 3 पुट करें और y की जगह पर 3.6। इसी इक्वेशन में देखें y की जगह पर 3.6 पुट किया, x की जगह पर हमने 3 पुट किया, ये 3 इधर जाकर 3.6 पर डिवाइड होगा तो हमारे पास 1.2 आंसर आ गया। तो हमने ये 1.2 जो k की वैल्यू निकाली है इसमें पुट करनी होती है k की जगह पर। तो जब हमने इसको बेटा पुट किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1.2x आ गया। क्लियर है? तो बेटा ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1 जिसको हम शुरू से बनाते आ रहे थे। तो अब आप ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, जो जो वैल्यूज़ निकालनी है बेटा बारी बारी इसमें पुट करेंगे और वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे देखें हमने y की वैल्यू पुट की, ये वाली हम सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू 9.6 हमने इसके अंदर पुट की, तो 9.6 y की जगह पर हमने लिख दिया और आगे 1.2 उधर जाकर जब उससे डिवाइड हुआ तो ये हमारे पास बन गया 8। तो इसका मतलब जब y की वैल्यू 9.6 है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई बेटा, 8। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखें तो हमने y की वैल्यू 11.4 इसमें पुट की, यहाँ पर हम y की वैल्यू 11.4 लिखेंगे। जब 1.2 उधर जाकर उस पर डिवाइड होगा तो ये 9.5 आ गया बेटा। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाली वैल्यू बेटा बन गई 9.5। तो 9.5 बेटा। इसके बाद हमने अब x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे उसी हमारी इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये 1.2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 2.4। तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया 2.4। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 2.4। इसी तरह फिर हम यहाँ पर 5.5 पुट करेंगे, वहाँ से देखकर ये जो लास्ट हमारी वैल्यू है तो ये 5.5 जब हम पुट करेंगे तो बेटा 1.2 से मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6.6। तो ये बेटा हमने टेबल अपना कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको बेटा इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेटा टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चन। इंशाल्लाह हम इसके बाद बेटा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे आपके लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।